नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज खबर दुनिया की कार्यक्रम में हम दो बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे। पहली खबर, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम एशिया में इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह के साथ झड़प चल रही है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या इलाके में ये कार्रवाई पूरे युद्ध का स्वरूप लेगी? और वहीं दूसरी खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान बुरी तरह कंगाल हो गया है। पाकिस्तान ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, कई मंत्रालय भी बंद कर दिए हैं। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायली समकक्ष से फोन पर बातचीत। पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। पीएम ने आतंक को बताया अस्वीकार्य। टकराव खत्म करने और बंधकों की रिहाई पर दिया जोर। शांति स्थिरता के प्रयासों में भारतीय मदद की पेशकश। इजराइल हिजबुल्लाह टकराव के व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में फैलने की बड़ी आशंका। इजराइल ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के दिए संकेत। हिजबुल्लाह का जमीनी हमले के लिए तैयार रहने का दावा। इजरायली हमले में हमास का लेबनान प्रमुख ढेर। इजरायली पीएम का ईरानी जनता के नाम सीधा संदेश। ईरानी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जितना सोचा नहीं उससे पहले ईरानी जनता को मिलेगी वहां की रिजीम से निजात। इससे पहले ईरान ने हमले का जवाब देने की दी थी धमकी। गंभीर होता जा रहा है पाकिस्तान का आर्थिक संकट। खर्च में कटौती के लिए 6 मंत्रालयों पर लगाना पड़ा ताला। पाकिस्तान सरकार ने 1.5 लाख नौकरियां की समाप्त। आर्थिक प्रबंधन के बजाय आंतरिक राजनीति और आतंक समर्थन में लगा है पाकिस्तान। और आइए सबसे पहले आपको हम पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। हमास के बाद अब इजराइल लगातार अपनी कार्रवाई से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में लगा है। नसरुल्लाह सहित हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह इजरायली पैदल सेनाएं गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही हैं, वैसी ही कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कर सकती हैं। इस बीच इजरायली पीएम ने ईरानी जनता के नाम सीधा संदेश देते हुए कहा कि जितना सोचा नहीं उससे पहले ईरानी जनता को मिलेगी वहां की रिजीम से निजात। ये रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में लगा इजराइल कार्रवाई को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। राजधानी बैरूत सहित लेबनान के दक्षिण में हवाई एक्शन के बाद अब इजरायली सेना जमीन पर ऑपरेशन का इरादा कर रही है। लक्ष्य उत्तरी इजराइल से लगी लेबनानी सीमा में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करना है। सीमा पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने इरादे दो टूक जाहिर किए। नसरुल्लाह का खात्मा एक अहम मोड़ है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। हमारा लक्ष्य उत्तरी इजराइल में लोगों की वापसी है। इजरायली हमलों में अपने शीर्ष नेतृत्व को गंवा चुका हिजबुल्लाह भी जमीनी एक्शन की आहट साफ सुन रहा है। 3 दशक तक संगठन का नेतृत्व करने वाले हसन नसरुल्लाह की मौत के साथ साथ अन्य टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। संगठन का नंबर 2 समझा जाने वाला शेख नईम कासिम सोमवार को सामने आया। नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ लड़ते रहने की बात कही। हम हर हमले का सामना करेंगे। अगर इजरायली जमीनी रास्ते से आते हैं तो हम भी जमीनी मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमने तैयारी कर ली है। हसन नसरुल्लाह की मौत पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली हरकतों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी बयान में इस आशंका की गूंज भी शामिल थी कि इजराइल अब ईरानी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। हम खोखले वादे नहीं करते। हम दिखा चुके हैं कि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हुए हैं। हमारा जवाब ऐसा होगा कि वो अपने किए पर पछताएंगे।
लेबनान पर हवाई हमले करके इजराइल हिजबुल्लाह के बचे खुचे कमांडरों और अन्य दुश्मन संगठनों को निशाना बना रहा है। ताज़ा हमलों में हमास की लेबनान यूनिट का प्रमुख फतेह शरीफ भी मारा गया। इजरायली सेना के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायली इलाकों में हमलों को अंजाम देता था। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह और ईरान बदले की धमकियां दे रहे हैं, वहीं इजराइल की मिसाइलें हिजबुल्लाह समर्थक तत्वों पर कहर बनकर बरस रही हैं। इजरायली हमलों का दायरा यमन तक फैल गया है। हुदैदा में ईरान समर्थक हुथी विद्रोहियों के ठिकानों पर इजराइल ने जोरदार हमले किए। इस बीच हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। इजरायली सेना के अनुसार गोलान की पहाड़ियों के उत्तरी इलाके में 15 जबकि दक्षिणी गोलान में 20 रॉकेट आकर गिरे। इनमें से कई को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई में किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व के साफ होने के बाद अब लेबनानी सरकार का रुख भी संगठन को लेकर कड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेबनानी पीएम नजीब मिकाती ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2006 का प्रस्ताव लागू करने की हामी भरी है। इसके तहत लेबनान के कई इलाकों से हिजबुल्लाह के सशस्त्र लड़ाकों की मौजूदगी खत्म कर दी जाएगी। 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध को समाप्त करने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। प्रस्ताव के अनुसार इजराइल लेबनान सीमा और लितानी नदी के बीच 30 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह की कोई मौजूदगी नहीं होगी। यहाँ केवल लेबनानी सेना और यूएन शांति रक्षक बल के जवान ही तैनात रहेंगे। और भारत भी लगातार पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उस पर नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजराइल के समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन हालातों में कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार अतुल अनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल अनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जो पहला सवाल आ रहा है, वहाँ क्या कुछ हालात बने हुए हैं? ये तो लगातार हमने अपनी रिपोर्ट भी अभी दिखाई और अभी ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। पहला सवाल जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस तरह से इजराइल गाजा के अंदर इजराइल की जो पैदल सेनाएं हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो गाजा के अंदर घुसी थी, क्या यहाँ पर भी लेबनान के अंदर घुस सकती हैं? क्योंकि जो हिजबुल्लाह का डेप्यूटी चीफ है नईम कासिम, उसकी ओर से भी कहा गया है कि वो तैयार हैं अगर पैदल सेनाएं घुसती हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से भी संकेत दिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इस वक्त जो लेबनान में स्थिति है वो हिजबुल्लाह के जो प्रमुख के मारे जाने के बाद और पूरी लीडरशिप का एक तरह से खात्मा हो चुका है। तो हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर पड़ चुका है लेबनान के अंदर। तो इजराइल के अंदर इस वक्त डिबेट चल रही है कि पूरा लैंड इन्वेजन करना चाहिए कि नहीं। एक पक्ष कह रहा है कि यही मौका है क्योंकि इस वक्त एक तरह से घुटने टेक चुका है हिजबुल्लाह की लीडरशिप। तो अगर हमने अपने सिक्योरिटी को एक तरह से और कारगर बनाना है, क्योंकि लेबनान का बॉर्डर एरिया लगता है, तो यही मौका है ये काम करने का। और दूसरी जो हमको डेटा पॉइंट नज़र आ रहा है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ फोर्सेस। जैसे टैंक्स की आपने बात की, वो बिल्कुल जो बॉर्डर है उसके वहाँ पर है। और कुछ मंत्रियों ने या कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, इजरायली टेलीविज़न में देख रहा था थोड़ी देर पहले, कि ये जल्दी हो सकता है एक लैंड इन्वेजन। तो इसकी संभावना इस वक्त काफ़ी है, जिस तरह से मोमेंटम एक तरह से इजराइल में चल रहा है। तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। क्या वो गाज़ा की तरह होगा वो मुश्किल है कहना चंद्रशेखर जी, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। गाज़ा पट्टी एक छोटे एरिया में सीमित थी, उसके अंदर आप कर सके थे, एक तरह से पूरी तरह से डोमिनेट कर सके थे। लेबनान एक बड़ा देश है एरिया वाइज, तो उसको पूरी तरह गाज़ा का मॉडल लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजराइल इसके ऊपर इमीडिएटली जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और आता है अतुल जी कि एक तरफ कन्वेंशनल वॉरफेयर है, दूसरी तरफ गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो क्या कुछ ये फैक्टर कितना यहाँ पर देखा जाने योग्य है?
चंद्रशेखर जी, 2006 में मैंने ये वॉर कवर की थी लेबनान से। तो उस वक्त जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी वो बिल्कुल कायम थी और सख्त थी। और हसन नसरल्लाह की स्पीचेस मैंने लेबनान में देखा, पॉपुलैरिटी उस वक्त कहीं ज़्यादा थी। लेकिन आज की स्थिति, और तब वो लड़े थे इसराइल से, लिटानी रिवर का जिक्र हुआ था आपकी रिपोर्ट में, उसके आसपास और साइडन के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है, दोनों तरह की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो नसरल्ला देते थे और जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप देखेंगे 10 या 15 जो बड़े कमांडर्स हैं वो अब नहीं है। तो नेतृत्व कौन करेगा हिजबुल्लाह की फोर्सेस का? हाँ, वो क्रिटिकल मास एक सोल्जर्स का है, लेकिन साथ साथ जो है कि इसराइल ने जो अपने हवाई हमले किए हैं ना, वो एम्यूनेशन डंप्स जो जहाँ पर इन्होंने अपने इकट्ठे किए हुए थे असला बारूद, वहाँ पर भी हवाई हमले बहुत हुए हैं। तो एक तरह से इस वक्त डिसरे में है, मोराल भी लो है। तो मेरे को लगता है कि ये इस टाइम पे लैंड इन्वेजन कर सकते हैं। अब वो कितना आगे जाएंगे, क्या बेरूट तक जाएंगे, क्या लिटानी रिवर्स की 30 किलोमीटर की दूरी जो उनका सिक्योरिटी एक बफर जोन बनेगा वहां तक जाएंगे, वो हम अभी इस वक्त कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो मानसिकता है इस वक्त इजराइल में, वो अब मैक्सिमम सिक्योरिटी की है। गाजा एक तरफ से कंट्रोल में है, उसके बाद आता है ये बफर जोन और लेबनान, तीसरी जो हमला हुआ है वो हूतीस के पूरा यमन तक, और बात अब ईरान तक पहुंच रही है। जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं नागरिकों को, जो ईरान के नागरिकों को कह रहे हैं, एक तरह से वो रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। और उनके जो मिलिट्री चीफ थे, उन्होंने कल कहा कि अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हूतीस तक 2000 किलोमीटर, तो हम इसके आगे भी पहुँच सकते हैं। तो सडनली अब जो चौथा जो मेन फ्रंट है ईरान, वो सामने आ रहा है। चलिए तो अतुल जी, यहाँ पर अब ये नए सवाल यहाँ पर आते हैं, क्या हुती, हमास, हिजबुल्लाह ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं? क्या ईरान के साथ सीधी भिड़ंत हो सकती है? इस पर हम बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम एशिया के जो हालात बने हुए हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अतुल अन्यजा हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, एक दूसरा विषय भी है, उस पर भी हमको बातचीत करनी है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जो इसके बचे हुए सवाल हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल ये आता है कि यमन में होती है, हमास है, उसके अलावा हिजबुल्लाह है, ये सब क्या मिलकर अब इजराइल पर हमला कर सकते हैं, या इजराइल के साथ इनकी मिलकर भिड़ंत हो सकती है? ये पहले संभव था चंद्रशेखर जी, लेकिन अब क्योंकि हिजबुल्लाह अलग थलग हो गया है और एक तरह से हूतीज के ऊपर भी हमला चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है इसकी जड़ ईरान है। ये सब नेटवर्क की जड़ ईरान है। ईरान में क्या सोच इस वक्त चल रही है वो उस पर निर्भर करेगा कि ये दोबारा से संगठित हो सकते हैं कि नहीं। अब तक जो ईरान से संदेश या सिग्नल्स आ रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे, उनकी हत्या हुई थी
ईरान में, तेहरान के अंदर, तो तब लग रहा था कि जवाबी हमला ईरान करेगा, लेकिन तब से नहीं किया। तो मुझे इस वक्त ईरान के जो नए प्रेसिडेंट की भी वहां पर इलेक्शन हुई है, तो एक तरह से ईरान में ये आक्रामक मूड होगा या एक्चुअल मतलब लड़ाई में आएंगे, ये मुझे अभी तक सिग्नल नहीं आ रहे ईरान यहाँ पे से। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो आज जिस तरह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू की ओर से एक मैसेज किया है ईरान की जनता के लिए, वो कहते हैं कि आपके यहाँ जो इस तरह की ताकतें हैं उनसे, इस रिजीम से आपको जल्द ही निजात मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से हानिया को मार गिराया गया या जिस तरह से नसरल्ला को मारा गया, ईरान के अंदर भी अब इजराइल कुछ इस तरह के हमले कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान और इजराइल के बीच में सीधी जंग छिड़ सकती है यहाँ पर? चंद्रशेखर जी, ईरान के अंदर ना उसमें जो एक डिफरेंस है कि उसकी एयर डिफेंस काफी स्ट्रांग है। तो जिस तरह के यहाँ पर हवाई हमले कर पाए कि यहाँ पर एयर डिफेंस थी नहीं, नीचे से ग्राउंड से कोई फायर नहीं गया एयरक्राफ्ट के ऊपर, लेकिन ईरान में यह करना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है जो मंशा नेतन्याहू की है कि एक तरह से इंटरनल रिवोल्ट क्रिएट किया जाए, कि अंदरूनी एक तरह से बवाल आए, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में है कि ईरान ने कुछ नहीं किया, इतना कुछ हो गया है और अभी तक कुछ नहीं कर पाया। और साथ साथ जो है रेवोल्यूशन के अगेंस्ट, 1917 रेवोल्यूशन के अगेंस्ट बहुत सारी जनता है जो इसके खिलाफ रही है। एक तरह से डोरमेंट मास है जो एंटी रिजीम रहा है। तो इस वक्त ये कोशिश हो रही है कि हवाई हमला या हमले की जगह पे इंटरनल रिवोल्ट प्रोवोक किया जाए, लेकिन मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि कुछ स्ट्राइक्स अगर ईरान के ऊपर भी हो। अंतिम सवाल सर इस विषय पर, क्या जो डीएस्केलेशन की बातचीत हो रही है, सीज फायर की बातचीत वहां पर हो रही है, या लेबनीज प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 2006 की जो उस समय की जो डील है उसको हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी आज जिस तरह से इजराइल प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की है, उन्होंने ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को उजागर किया है, साथ ही साथ शांति की बात की है पश्चिम एशिया में। चंद्रशेखर जी, जो इस वक्त मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना इजराइल में, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम शांति की तरफ जा रहे हैं। अब ये एस्केलेशन के मोड पे है। अब लेबनान, हूतीज, ईरान, ये तीनों रडार पे हैं। अब कहाँ रोकना है उन्होंने, मुझे लगता है लेबनान तो करेंगे ही, रेजिम चेंज लेबनान में होगी और प्रेशर डाला जाएगा ईरान के ऊपर। लेबनान नंबर 1 है, उसके बाद शायद इजराइल सोच सकता है सीज फायर की या किसी। ठीक है सर, पड़ोस में पाकिस्तान में हालत खराब हो रही है, काफी बुरी स्थिति वहां पर हो गई है, उस पर हम अभी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, कई मंत्रालय बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के कगार पर है। वहाँ के हालात पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई वर्षों से आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। IMF की मदद पर निर्भर होने की वजह से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पाकिस्तान को हाथ फैलाना पड़ रहा है। संकट इतना गहरा है कि अब 6 मंत्रालयों पर ताला लगा दिया गया है।
इतना ही नहीं, लगभग 1.5 लाख नौकरियां भी समाप्त की गई हैं ताकि अर्थव्यवस्था की डूबती नैया को किसी तरह बचाया जा सके। पाकिस्तान सरकार को 2 मंत्रालयों का विलय भी करना पड़ा है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने $7 अरब का कर्ज मंजूर किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान लगातार आईएमएफ के कर्ज पर ही जी रहा है। शहबाज शरीफ सरकार आर्थिक हालात बेहतर करने के लिए कदम उठाने की बात जरूर कर रही है, लेकिन स्थिति बदतर ही होती जा रही है। जरूरी चीजों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। ऐसे में लाखों नौकरियां चले जाने से इन परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। IMF से जो हमें कर्ज मिला है, This IMF loan will resolve our balance of payment crisis temporarily, but until when it will go on, we will have to make a policy to build up our reserves, betterment of industrialization and tax reforms. पाकिस्तान को बार बार कर्ज देकर आजिज आ चुका आईएमएफ अब उस पर कड़ी शर्तें लगा रहा है। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को आदेश दिया गया है कि वो अपने कर्ज घटाए, टैक्स में इजाफा करे, कृषि और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों पर भी टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा सब्सिडी खत्म की जाए और कुछ योजनाओं को सीमित किया जाए। जानकारों का कहना है कि आर्थिक सेहत सुधारने के लिए जिन निर्णायक और ठोस कदमों की जरूरत थी, उन्हें उठाया ही नहीं जा रहा है। पाकिस्तान सरकार अंदरूनी राजनीति में घिरी हुई है, जबकि वहां की सेना आतंक को बढ़ावा देने की नीति को ज्यादा तरजीह दे रही है। ऐसे में आम लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट रोज मुंह उठाए खड़ा रहता है। पाकिस्तान सरकार हालात को संभालने के बजाय दूसरों की मदद पर नजरें जमाए बैठी है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए आईएमएफ की कई शर्तों को पाकिस्तान मान रहा है। कई मंत्रालय वहां पर बंद कर दिए गए हैं, 2-3 मंत्रालयों को आपस में मर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ कई टैक्स लगाने की वहां पर तैयारी हो रही है। क्या कुछ चल रहा है ये पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। ऑस्टेरिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा, जो आईएमएफ की कंडीशनलिटी है। वो ऑस्टेरिटी कई जगहों पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कुछ आपने अभी गिनी है कि ये 4-5 एरियाज हैं। उसका जो इम्प्लीकेशन है ना चंद्रशेखर जी, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर लोग नाराज़ हो गए, ऑलरेडी जो स्थिति है सोसाइटी की वहाँ पर, और एक तरह से सेपरेटिज्म की तरफ बलूचिस्तान जा रहा है, खैबर पख्तूनवा में अंदरूनी जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है वो भी एक सेसेशन की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान जो मिलिट्री की सिचुएशन है वो भी मल्टीपल फ्रंट्स पे है इस वक्त एंगेज्ड। तो मुझे लगता है एक सोशल तरह का बवाल, एक अनरेस्ट की सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, एक सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। वो किधर जाएगी, कौन, और उसके सबसे ऊपर एक बात आ रही है जो इमरान खान के ऊपर है, क्योंकि पीटीआई एक तरह से अगर हम देखा जाए तो पॉपुलैरिटी के अनुसार इस वक्त पीटीआई आगे है बाकी पार्टी से। तो इमरान खान फैक्टर भी इसमें आता है। ऑस्टेरिटी के ऊपर उनको एक और हथियार मिलता है कि ये जो अभी की सरकार है वो नाकाम सरकार है, इसका बदलाव हमें चाहिए। तो एक तरह से बहुत ही चंद्रशेखर जी नाजुक स्थिति है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली जो है सोशल इम्पैक्ट इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी का आ रहा है आज ऐसे समय पे जब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को जनरली, और फौज की पॉपुलैरिटी भी पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसको कहते हैं ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ बहुत तीव्रता से जा रहा है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था, उनका कहना है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो उनकी मदद करें। चीन ने श्रीलंका की मदद की थी, हमने देखा वहाँ पर क्या हुआ। पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या कुछ आपको लगता है, किस तरह के हालात बनने वाले हैं? देखिए, इस समय पे बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज़ लगेंगी अगर कोई भी देश उनको लोन देगा। लोन देने वाले कौन से इनके देश है? सऊदी अरेबिया, यूएई, एक तो ये हो गए मिडिल ईस्ट से, और चाइना अभी देखिए ये एक कंडीशनलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है जो चाइना के ऊपर है। ये कंडीशनलिटी है कि जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो चाइना बना रहा था सीपेक के अंदर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो 7 इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे, अभी तक 2 बने हैं। IMF की कंडीशनलिटी है कि पाकिस्तान 2 से ज्यादा नहीं बना सकता। उससे जो है जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उसमें भी काफी खटास आई है।
चीन वैसे ही खफा है कि सीपेक में उनके लोग जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उनको मारा गया है और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। तो एक तरह से चीन और पाकिस्तान की जो आपसी संबंध, जिसको हम ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं, वो नाम के वास्ते है। इस वक्त बहुत दरारें अंदर से आ चुकी हैं। इसलिए चीन से अब ये एक्सपेक्ट करना कि वो बेल आउट करेगा, लोन और देगा या कोई नरमी बताएगा, वो होने वाला नहीं है। अब चीन जो है पाकिस्तान से सख्ती से पेश आएगा और जो बलूचिस्तान वाला एरिया है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो तो ये भी आ रही हैं कि चीन अब अपनी फौजें, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ लाना चाहता है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो एक तरह के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पाकिस्तान की इस वक्त वो बहुत खतरे में है। ऊपर से ये जो है आर्थिक जो कठिनाइयाँ आएंगी लोगों के ऊपर, तो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका इन दोनों विषयों पर विस्तार से कई सारे सवाल जो दर्शकों के जहन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए। तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है। भारत एक और जहां तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है, पाकिस्तान बिल्कुल कगार पर है कंगाली के। और साथ ही साथ भारत में जम्मू कश्मीर में जहां आम चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पर अनरेस्ट है पूरी तरह से, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोग वहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं। तो काफ़ी बुरी हालत पाकिस्तान की इस वक्त है। इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।